नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का जिक्र किया है। ये मोदी ने कहा कि मोदी ने समान नागरिक संहिता का संकल्प लिया है। भारत का नागरिक भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, उनके लिए एक समान नागरिक कानून होना चाहिए। ये मोदी ने कहा कि लेकिन कांग्रेस समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही है। कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहाने शरिया को समर्थन देती है। क्या देश को ऐसी कांग्रेस मंजूर है क्या? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने अपने पूंजीपतियों मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया, लेकिन किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं किया। जयराम रमेश ने कहा कि हमने जनता के सामने 5 न्याय और 25 गारंटी रखी हैं। प्रचार अभियान में यही हमारे नेताओं का एजेंडा था। चूंकि अभी हरियाणा और पंजाब में मतदान होने वाला है, इसलिए खास तौर से मैं किसान न्याय का जिक्र करना चाहता हूं। जयराम रमेश ने कहा कि किसान इन दोनों राज्यों की रीढ़ की हड्डी हैं। पिछले 10 सालों में किसानों पर जो अत्याचार हुआ है, उससे मुक्ति पाने के लिए हमने 5 न्याय गारंटी रखी है। नरेंद्र मोदी ने अपने खास दोस्तों 21 पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया, लेकिन किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं किया। जयराम रमेश ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ। हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और एमएसपी गारंटी कानून लेकर आएंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले संभल जिले में भाजपा के नेता का वीडियो अब भी चर्चा में बना हुआ है। अब वायरल हो रहे वीडियो में भाजपा का नेता कहते हुए नजर आ रहा है कि मतदान के समय बूथ पर झगड़ा करें ताकि महिलाएं वोट से वापस चली जाएं। इसके अलावा वीडियो में भाजपा नेता कह रहे हैं कि कार्यकर्ता पोलिंग पार्टी के बूथ पर पहुंचने के बाद उनसे संपर्क कर लें। चुनाव ड्यूटी में लगे मतदान कर्मियों की सेवा करें। इसके अलावा मतदान ड्यूटी पर रहने वाले पुलिस कर्मियों से भी संपर्क साध लें। पुलिस और मतदान कर्मियों को 100 से लेकर 500 रुपए तक चाय पीने के लिए दे दें। भाजपा नेता भुवनेश बासने कहते हैं कि जिस बूथ पर विपक्षियों का मतदान अधिक हो रहा हो, वहां पर हंगामा खड़ा कर दें ताकि विपक्ष की महिलाएं वोट करने के लिए मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचें। पार्टी कार्यकर्ता अपने पास कुछ पैसे रखें ताकि मतदान केंद्र पर मौजूद एजेंटों को पैसे दें और उन्हें बताएं कि मतदान केंद्र पर सिर्फ हंगामा करना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। वहीं बहजोई पुलिस क्षेत्र अधिकारी दीपक कुमार तिवारी ने बताया कि वीडियो पुराना है, लेकिन चुनाव के समय ये वायरल हुआ है। ऐसे में चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं अब इस वीडियो पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं। यूट्यूबर ध्रुव राठी कहते हैं कि चौंका देने वाला है। बस वीडियो सुने और देखें कि वो कैसे चुनावों में धांधली कर रहे हैं। बाकी लोग चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव के तहत कल यानी 25 मई को मतदान कराए जाएंगे। मतदान से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित पीएम मोदी की सराहना करते हुए नजर आए। बता दें, पीएम मोदी ने पिछले दिनों एक न्यूज चैनल को दिए साक्षात्कार में शीला दीक्षित की तारीफ की थी और कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहे। मैं शीला दीक्षित का व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूँ। इसके बाद संदीप दीक्षित ने कहा है कि हमारे बीच भले ही राजनीतिक मतभेद हों, लेकिन पीएम मोदी की अच्छी बात है कि उन्होंने शीला दीक्षित और उनके योगदान को याद रखा है। मेरी मां और प्रधानमंत्री मोदी साथ साथ 12 वर्षों तक सीएम रहे हैं और अक्सर विभिन्न मंचों पर मिलते रहे थे। सार्वजनिक जीवन में ऐसा शिष्टाचार जरूरी है। विभव कुमार को स्वाति मालीवाल केस में एक अदालत ने 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 30 हजारी कोर्ट के आदेश के अनुसार विभव कुमार 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। विभव कुमार को कोर्ट में आज पेश किया गया था। पुलिस ने 4 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर द्वारा दायर याचिका पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। याचिका में चुनाव आयोग को ये निर्देश देने की मांग की गई थी कि लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण के लिए मतदान समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर वोटिंग का डेटा अपलोड करे चुनाव आयोग। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के संबंध में न्यायालय को सीधे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हम प्रक्रिया को बाधित नहीं कर सकते। हमें अथॉरिटी पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए। बेंच ने यह भी कहा कि अंतरिम आवेदन में याचिकाएं 2019 में दायर मुख्य रिट याचिका में प्रार्थनाओं के समान हैं, इसलिए आवेदन पर मुख्य रिट याचिका के साथ सुनवाई की जाए। 1 घंटे से अधिक समय तक दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि अंतरिम आवेदन पर दलीलें सुनी गईं,
प्रथम दृष्टया हम अंतरिम आवेदन की प्रार्थना ए और रिट याचिका की प्रार्थना बी की समानता को देखते हुए इस स्तर पर अंतरिम आवेदन पर कोई राहत देने के इच्छुक नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग को राहत दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत के आंकड़े उसकी वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में कोई निर्देश देने से इनकार किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को 3 कारणों से बहुत देश में नुकसान होगा। महंगाई और बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है, इससे लोग परेशान हैं और जब लोग पीएम का भाषण सुनते हैं तो वो महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं करते। लोगों को उनसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। दूसरी बात है कि जेपी नड्डा कह रहे हैं कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं। आरएसएस कार्यकर्ता भी जमीन पर नहीं उतरे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में मोदी के उत्तराधिकार को लेकर अंदरूनी खींचतान जारी है। मोदी जी अमित शाह को अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी के कई नेताओं को रास्ते से हटा दिया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको परमात्मा ने भेजा है। शशि थरूर ने कहा कि एक मासूम सा सवाल, क्या कोई दिव्य प्राणी भारत में नागरिकता के लिए पात्र हो सकता है, और अगर नहीं तो क्या उसे वोट देने या चुनाव लड़ने का अधिकार है? क्या चुनाव आयोग चुनावी मैदान में भाग लेने वाले स्वघोषित देवत्व के प्रश्न पर गौर करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी भी शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के शिमला में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल के पहाड़ों ने उन्हें हौसला रखना सिखाया है और यहाँ की बर्फ ने ठंडे दिमाग से सोचना सिखाया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं मां भारती का अपमान नहीं सह सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भारत माता की जय और वंदे मातरम से समस्या है। ऐसी कांग्रेस देश का भला नहीं कर सकती। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में बॉर्डर पर सड़कें नहीं बनती थी। कांग्रेस डर जाती थी कि उसी सड़क से दुश्मन अंदर आ जाएगा। ऐसी डरपोक सोच मोदी के दिमाग से मेल नहीं खाती। मोदी ने कांग्रेस के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसे दिए और कहा कि बॉर्डर किनारे सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा, चुनाव में मतदाताओं का मूड भांपने के बाद बीजेपी अब पूरी तरह से हताश हो चुकी है। बीजेपी ने अपने सभी नेताओं और समर्थकों को निर्देश दिया है कि जिस भाषा में वो बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत का दावा करते हैं उसी भाषा का इस्तेमाल करें और बीजेपी के पक्ष में जनता में भ्रम पैदा करें। यही कारण है कि अचानक ही तमाम राजनीतिक विश्लेषकों, अर्थशास्त्रियों और पत्रकारों समेत तमाम लोगों की भविष्यवाणियों की बाढ़ आ गई है। अब संदेशखाली मामले में बीजेपी नेता और संदेशखाली घटना को सामने लाने वाली महिलाओं में से एक सिरिया परवीन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बीजेपी पर इस पूरी संदेशखाली घटना की पटकथा लिखने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में पैसे दिए जाने का आरोप भी लगाया। बीजेपी से इस्तीफा देते हुए वो गुरुवार को टीएमसी में शामिल हो गई। परवीन ने ये गंभीर आरोप वशीरहाट में मतदान से कुछ दिन पहले लगाए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने नंदीग्राम में एक बुजुर्ग महिला की हत्या को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की और उनकी सरकार से रिपोर्ट मांगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार राज्यपाल ने ममता बनर्जी सरकार से इस मामले में अब तक क्या एक्शन लिए गए इस पर एक रिपोर्ट मांगी है। एक आधिकारिक बातचीत में बोस ने ममता बनर्जी को चेतावनी दी कि वो हिंसा बंद करें और सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक कार्यवाही आदर्श आचार संहिता के मापदंडों के तहत ली जाए। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार की कोलकाता में हत्या कर दी गई। उनकी खाल उतार दी गई। पूरे शहर में फेंकने से पहले उनकी हड्डियों को टुकड़ों में तोड़ दिया गया। पुलिस को आशंका है कि सांसद की पहले गला घोटकर हत्या की गई, बाद में उनके शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया गया। मांस को हड्डियों से अलग किया गया और इसमें देरी होने पर सड़ने से बचाने के लिए हल्दी पाउडर के साथ मिलाया गया। छत्तीसगढ़ के माओवाद से प्रभावित नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 8 संदिग्ध माओवादियों को मारने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि सर्च ऑपरेशन अभी जारी है और मारे जाने वालों की संख्या बढ़ सकती है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।